अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुंगोर ज़िमनी इंतखाब के लिए सीएम केसीआर का बंगारी गड्ढे में खिताब। हैदराबाद कंज्यूमर कमीशन का कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1,50,000 रुपए का भारी जुर्माना आयद। अक़लियती बहबूद को अलॉट की गई जमीनात पर लैंड ग्रैबर्स माफिया के कब्जे। सीएम केसीआर मुंगोड़ की तरक्की पर राजगोपाल रेड्डी के चैलेंज का जवाब दें, बंडी संजय का मुतालबा। मुंगोर ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के लिए सीएम केसीआर ने चिंडूर मंडल के बंगारी गड्ढे में टीआरएस पार्टी के जरिए मुनक़िदा जलसे आम में शिरकत की। पायलट रोहित रेड्डी, हर्षवर्धन रेड्डी, गोला बाला राजू और कांता राव भी केसीआर के हमरा थे। देहात की आवाम ने रजाकाराना तौर पर टीआरएस पार्टी के जलसे आम में हिस्सा लिया। జైల్లో ఉన్నారు. నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నా. కేసు న్యాయస్థానాలలో ఉన్నది, రేపు తేల్తది. నేను మాట్లాడితే దాన్ని ప్రభావితం చేశానంటారు. అందుకే ఆ విషయం నేను ఎక్కువ చెప్తలేను. కానీ ఒక్క మాట మాత్రం చెప్తున్న సూచనప్రాయంగా, నిన్న మొన్న మీరు టీవీలలో చూసారు కదా, అది గింతే, కానీ దొరికిన దొంగ గింతున్నది. ఢిల్లీ పీఠమే దుమ్మురేగిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది. రాబోయే రోజులలో అవన్నీ బయటపడతాయి. ఈ దుర్మార్గులను కూకటి వేలతో పీకేసి బంగాళాఖాతంలో ఎగిరేస్తే తప్ప ఈ భారతదేశానికి నివృత్తి లేదు, భారతదేశానికి నిష్కృతి లేదు. ఈ మతోన్మాదులు, పెట్టుబడిదారుల తొత్తులు, ఈ పిచ్చి వ్యక్తులు, అరాచకం సృష్టించే వ్యక్తులు ప్రజాస్వామికంగా గెలిచిన ప్రభుత్వాలను ఇష్టారాజ్యంగా కూలగొట్టేటువంటి దుర్మార్గులను తన్ని తరిమేయకపోతే, సాగనంపకపోతే దేశం బాగు. हैदराबाद कंज्यूमर कमीशन 1 ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1,50,000 रुपए का भारी जुर्माना आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद कंज्यूमर कमीशन 1 के चेयरपर्सन बी उमा वेंकटा सुब्बलक्ष्मी, मेम्बरान से लक्ष्मी प्रसन्ना और सना कोटा माधवी पर मुश्तमिल बेंच ने फ्लैट की खरीदारी को 62,66,466 रुपये वापस करने का हुक्म दिया। 2016 में दोनों फरीकों के दरमियान 11 लाख रुपये में 2,100 मुरबा फुट फ्लैट खरीदने का मुआहदा हुआ था। इसके साथ एक्सिस बैंक से 88,80,000 रुपये का हाउसिंग लोन लिया गया। 62 लाख रुपए से ज़्यादा किस्तों में अदा किए गए, ताहम फ्लैट मुकम्मल नहीं किया गया और फ़रोख्त के मुआहदे की शर्त 13 के मुताबिक मुकर्रर वक्त के अंदर खरीदार के हवाले किया गया। कंपनी लापरवाही पर सवाल उठाते हुए तामीर में तेज़ी लाने को कहा। खरीदार ने बताया कि इसने बैंक के जरिए होम लोन लिया था और 34 EMIs के जरिए कर्ज अदा किया था, ताहम कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और तामीर में सुस्ती का मुजाहरा किया। दिल बर्दाश्त होकर खरीदार ने कंज्यूमर कमीशन से रुजू किया और इंसाफ की दरख्वास्त की। कमीशन, जिसने केस 1 का जायज़ा लिया, कंपनी को 12 सूद के साथ 62,66,466 रुपये वापस करने का हुक्म दिया गया। हर्जाने के तौर पर 1 लाख रुपए और अदालती अखराजात के तौर पर 50,000 रुपये अदा करने का हुक्म दिया। कंपनी को कहा गया है कि वो 85 दिनों के अंदर अहकामात की तामील करे। तेलंगाना कांग्रेस ने राजगोपाल रेड्डी के मुबैना तौर पर प्रोको डील को बेनकाब किया।
कांग्रेस लीडर मधु याशिकी गौड़ ने सबूत के साथ राजगोपाल रेड्डी के बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के साथ माहदे को आज अवाम के सामने बेनकाब किया। कांग्रेस ने सबूत के साथ इस बात का पर्दाफाश किया है कि कोमत रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की बीवी लक्ष्मी और बेटे सनकरी रेड्डी की शेयर होल्डिंग कंपनी को बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने बड़े ठेके दिए हैं। इन्होंने राजगोपाल रेड्डी से जुड़ी शूसी इनफराद कंपनी के साथ बीजेपी के कोएड प्रोको डील को बेनकाब किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत ने झारखंड में वाक़ चिरंतगुप्त कोयले की कानों को शशि इनफराद को नीलाम किया है। 2022 में एक हतमी माहदे तय पाया था और इसी वक्त राजगोपाल रेड्डी ने अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। टीआरएस कायदीन ने पहले दिन से ही ये इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन अब वो राजगोपाल रेड्डी और बीजेपी हुकूमत के दरमियान सौदे को साबित करने वाले सबूतों के साथ सामने आए हैं। कांग्रेस कायदीन मधु याशिकी, पूनम प्रभाकर और दीगर ने इस सिलसिले में मीडिया से खिताब किया। ఇన్ఫ్రాటెక్ ఒక లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ, ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఇస్తాను. అంటే ఒక లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ, మనీ డిఫాల్టర్ చేసిన బ్యాంకు డిఫాల్టర్ అయిన కంపెనీకి బీజేపీ పార్టీ ప్రభుత్వం టెండర్లో మొదటి టెండర్లో సుషి ఇన్ఫ్రాటెక్ లేకుండానే రెండవ టెండర్ కాల్ఫర్ చేసి గతంలో అదానికి ఇచ్చిన ఈ ప్రాజెక్టుని ఏ విధంగా సుషి ఇన్ఫ్రాటెక్ రాజగోపాల్ రెడ్డికి సంబంధించిన కంపెనీకి ఇచ్చినది. ఎప్పుడైతే కోల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సుషి ఇన్ఫ్రాటెక్ ఈ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినాక ఒప్పందంలో జాప్యం జరుగుతూ ఉండే. 17 మార్చ్ 22లో డిసెంబర్ 21లో కాంట్రాక్ట్ వచ్చినాక కూడా జాప్యం జరుగుతున్నప్పుడు మార్చ్ 22లో బీజేపీలో చేరానని చెప్పి థ్రెటన్ చేసినాడు. రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజకీయం అంతా కూడా బేరసారాలు, బ్యాక్ డోరు లాబియింగ్, థ్రెటనింగ్ చేసుకోవడం, ఆ డబ్బులతోటి అధికారులని రాజకీయాన్ని మంచిగా చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. మార్చ్ 22లో బీజేపీలో చేరానని చెప్పి థ్రెటన్ చేయడం మొదలుపెట్టినాడు. ఇది ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ అతను ఇచ్చింది కూడా. 17 మార్చికి చేరానని చెప్పంగానే 19 మార్చికి ఇతను ఒత్తిడికి లొంగి కోల్ ఇండియా అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగినది విదిన్ 2 days లోపల. ఇది పథకం ప్రకారంగా జరిగిన అగ్రిమెంట్ అనేది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణ, ఇది విత్ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ తోటి. ఈ సమయంలో రాజగోపాల్ రెడ్డి బేరసారాలాడుతూ అటు బీజేపీ పార్టీ తోటి అండర్ అగ్రిమెంట్లు కుదుర్చుకుంటూ, ఎట్లయితే మహాభారతంలో 18 పర్వాలు ఉంటాయో ఇది రాజగోపాల్ రెడ్డి బొగ్గు కుంభకోణంలో చర్చల పర్వమేమో జనవరి 21 టు డిసెంబర్ 21 వరకు. కాంట్రాక్ట్ వచ్చినాక అగ్రిమెంట్లో డీలే అవుతుంటే నాటకమాడ మొదలుపెట్టినాడు, బేరసారాలు మొదలుపెట్టింది. ఆ నాటకం పర్వం జనవరి 22 టు జూలై 22 వరకు. तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने मुतालबा किया कि सीएम केसीआर मुंगोड़ की तरक्की पर राजगोपाल रेड्डी के चैलेंज का जवाब दे। इन्होंने सीएम केसीआर से सवाल किया कि पिछले 8 सालों में टीआरएस ने किया क्या है। बंडी संजय ने आज जिले नलगुंडा के मरियालगुड़ा मंडल में बीजेपी कैंप ऑफिस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर को अपनी दुकान बंद होने का खतरा है। चिंदूर मीटिंग एक टाइम पास मीटिंग है, अवाम जलसे में खिल्ली उड़ाने के लिए तैयार है। आपने पिछले 8 सालों में किया क्या है, कितने फंड दिए गए, इसकी इत्तला मीटिंग के प्लेटफॉर्म से दी जाए। तरक्की पर बात होनी चाहिए। राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो हल्के की तरक्की को नज़रअंदाज कर रहे थे। तरक्की पर इनसे पूछे गए सवालात का जवाब दिया जाए। मरकज़ की तरफ से दी गई किन फलाही स्कीमों को नाफिज किया गया है, अपने उम्मीदवार को पार्टी मुहिम में ले जाना बाइस शर्म क्यों। आज केसीआर जलसे आम के स्टेज पर रोकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज का ये जलसा सीएम केसीआर की सियासी ज़िंदगी का मखबराब साबित होगा। మందిని నాకు తెలిసి ఇంతమందిని నీ పార్టీలో చేసుకున్నావు, వీళ్ళెవ్వరితో రాజీనామా చేయించలే, మళ్ళీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలే, సంతలో జంతువులకు ఉన్నట్టు కొన్నావు, పశువులకు ఉన్నట్టు కొన్నావు. వీళ్లకు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినావు? ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. చేసుకుంటే మాకేం లాభం? గవర్నమెంట్ వస్తుందా? గవర్నమెంట్ పడిపోతుందా? పడగొట్టాల ఆశ మాకు లేదు, నీ దుర్మార్గ బుద్ధులు మాకు లేవు. అంటే వీటి మీద తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి తిమ్మిని బమ్మి చేసి నేను చెప్పింది అందరు ఇంటరు, నేను చెప్పింది టీవీలలో పేపర్లో మొత్తం హెడ్లైన్స్ వస్తాయి, బ్రేకింగ్ వస్తాయని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కలలు కంటున్నాడు. ప్రజలు నీ ఆరోపణలు పట్టించుకోలేరు. నువ్వు చేసిన ఆరోపణల మీద విచారణ జరపడానికి నువ్వే సిద్ధంగా కానప్పుడు నీ ఆరోపణలను ప్రజలు ఎట్లా వాస్తవాలను గ్రహిస్తారు? హెలికాప్టర్ ఎందుకు వస్తాడంటే పైసలు హెలికాప్టర్ల కాన్వాయ్లో మొత్తం పైసలు తీసుకొస్తాడు, కోట్ల రూపాయలు తీసుకొస్తుండే. వాళ్ళ ఒక్కొక్కరి 50,000 రూపాయలు 40,000 అనుకున్న దాన్ని 50,000 రూపాయల పాకెట్స్ రెడీ అయినాయి హైదరాబాద్లో. ఆ పాకెట్లని ఒక్క ఓటుకు 50,000 రూపాయలు
పాకెట్స్ అన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి కాన్వాయ్లో వస్తున్నాయి. ఇవాళ ఫస్ట్ కాన్వాయ్ వద్దాం అనుకున్నాడు, లీక్ అయింది. మళ్ళీ హెలికాప్టర్ వద్దాం అనుకున్నాడు, మళ్ళీ లీక్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ వద్దాం అనుకుంటాడు, మళ్ళీ లీక్ అయితే ఏదైనా కూడా నేను హెలికాప్టర్ వచ్చినా కూడా పైసలు రావాలి, ఇంకా కాన్వాయ్లో పైసలు తీసుకురావాలి. రోడ్ల మీద చెకింగ్ ఏముండదు, పోలీసులకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మా మంత్రులను కానీ నేను ఒకవేళ అనుకోకుండా కాన్వాయ్లు వచ్చినా కూడా ఎక్కడ చెక్ చేసి ఎక్కడ ఆపదు. మునుగోడుకు నువ్వు ఏం చేసినావు, అభివృద్ధి ఏం చేసినావు, ఎన్ని నిధులు ఇచ్చినావు? 2 కోట్ల రూపాయలు 8 సంవత్సరాలు ఇచ్చినావంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం ఉన్నది? మునుగోడు ప్రజలు ఏం పాపం చేశారు? బిచ్చం వేసినట్టు 2 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాడా మాకు? సిద్ధ మహాదానం ఛార్జ్షీట్కు మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఆ నియోజకవర్గానికి దాని మీద ఛార్జ్షీట్ ఇది. దాని మీద ఇలా ఏం చేసిండు? ఇక్కడ ఎస్పీకి వార్నింగ్ ఇస్తాడు, అటు సిపికి వార్నింగ్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ గెలిస్తేనే మీరుంటారు, టీఆర్ఎస్ గెలవకుంటే హెడ్ కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ అందరినీ షిఫ్ట్ చేస్తాం, షిఫ్టింగ్ చేస్తాం, బదిలీ చేస్తాం. ఎక్కువ మాడితే మీ మీద ఏసీబీ కేసులు పెడతాం, మీ ఆస్తి పాస్తులు మొత్తం జప్తు చేస్తాం అని చెప్పించి పోలీస్ అధికారులకు ఇక్కడ నుంచి ఇతర ఎలక్షన్లో పనిచేసే సిబ్బందికి అందరూ కూడా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ गुजरात असेंबली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पहली बार इलेक्शन लड़ने वाली है, जिसके लिए एमआईएम की जानिब से जोरों शोरों से तैयारियां जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए एमआईएम के एक दावेदार दानिश कुरैशी ने बताया कि 51 असेंबली हल्के के 4 दावेदार दानिश कुरैशी, राजू मोमिन, अहद खान और इशरत हुसैन शेख हैं। इन्होंने कहा कि दरियापुर में गुज़िश्ता 15 बरसों से गयासुद्दीन शेख एमएलए बनते आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। यही नहीं बल्कि वो एक महदूद तबके के एमएलए बनकर रह गए हैं और अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इसी वजह से अवाम की तरफ से उड़ने वाली बदलाव की आवाज़ को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहचानते हुए तय किया कि वो दरियापुर से इंतखाब लड़ेगी। इन्होंने मज़ीद बताया कि दरियापुर की आवाम की हालत खस्ता है, 15 वर्षों से बदतर होती जा रही है। इनकी हालत को सुधारने के लिए एमआईएम पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। एमआईएम के एक और दावेदार इशरत हुसैन शेख ने कहा कि गुजरात की आवाम चाहती थी कि कोई लीडर ऐसा आए जो इनकी आवाज़ बने और इनकी आवाज़ सुने। आवाम चाहती है कि ऐसा लीडर बने जो हमेशा मजलूम की आवाज़ पार्लियामेंट में जिस तरीके से उठाया जाता है इसी तरह असेंबली में भी आवाज़ उठाएं। ओयू कॉलोनी के रहने वाले 50 साला अंजैया को कल रात सांप ने काट लिया। कुंबे के सरबराह की मौत के बाद ख़ानदान के लोग रो रहे हैं क्योंकि अंजैया ही ख़ानदान की कफ़ालत करते थे। ओयू कॉलोनी के वकीलों का कहना है कि ओयू कॉलोनी में गुज़िश्ता 4 रोज़ से बिजली मुनक़ता होने से अंधेरे में सांप ने इसे डस लिया। इनके गांव में बिजली की फराहमी और अंजैया के ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात की फ़ीस दाखिल करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात की फ़ीस दाखिल करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने मार्च 2023 में मुनक़िद होने वाले एसएससी, ओएसएससी और वोकेशनल इम्तिहानात के लिए फ़ीस के अदखाल की तारीख का ऐलान कर दिया है। जुर्माने के बगैर इम्तिहानी फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है, जबकि 50 रुपये जुर्माने के साथ 30 नवंबर तक फ़ीस दाखिल की जा सकती है। 15 दिसंबर तक 200 रुपये देराना और 29 दिसंबर तक 500 रुपये देराना के साथ मुतालिका हेडमास्टर के पास फ़ीस दाखिल करने की सहूलत रहेगी। तलबा मुतालिका स्कूल के हेडमास्टर से रब्त पैदा कर सकते हैं या सरकारी वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर जा सकते हैं। उम्मीदवारों को मुतल्लिक़ किया गया कि किसी भी सूरत में इम्तिहानी फ़ीस के अदखाल की तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। 2 साला बच्ची को तालाब में फेंककर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के कस्बे जैदपुर की ग्राम पंचायत रामपुर में पेश आया। सीमा रावत अपनी मायके आई हुई थी। कल सुबह सीमा रावत ने अपनी 2 साला बेटी निधि को घर के पीछे तालाब में फेंककर खुद भी फांसी लगा ली। घर वालों ने बेटी को फांसी से लटकते देखा तो हैरान रह गए। घर वालों ने फ़ौरन मासूम बच्ची की तलाशी शुरू कर दी और कुछ देर ढूंढने के बाद तालाब से बच्ची की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही सीओ सदर सुमित त्रिपाठी,
एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अखिलेश सिंह और जैदपुर पुलिस मौके पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू की। वाक़े के बारे में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि तहकीकात के दौरान पता चला है कि सीमा रावत जहनी तौर पर कमज़ोर थी। इससे कबल भी मुतवफ़ी सीमा रावत जान देने की कोशिश कर चुकी हैं। आमतौर पर शादियों में बारात के दौरान दूल्हे को घोड़े पर सवार कराया जाता है, ताहम घोड़ा दस्तयाब न होने की वजह से दूल्हा गधे पर बैठकर बारात के साथ शादी खाने पहुंचा। फंटाप नामी एक इंस्टाग्राम सारिफ की जानिब से पोस्ट की गई ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसका कैप्शन लिखा गया कि घोड़ा नहीं तो गधा सही। इस वीडियो में दूल्हा गधे पर बैठा हुआ है। इसके रिश्तेदार इसके सामने नाचते झूमते और खवातीन आरती उतारती दिखाई दे रही हैं। गधे पर सवार दूल्हे की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सारिफिन ने मजाकिया खेज तबसरे भी किए। हंसने वाले इमोजीज के साथ बहुत से लतीफ़े भी बनाए गए। ये मेरे दोस्त की शादी है, एक ने तबसरा किया, दूसरों ने दूल्हे को मुबारकबाद दी। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की बदउनवानी एक एक करके सामने आ रही है। सीएम बिस्वराज बोआमी की हुकूमत को रियासती वजीर की जानिब से 40% कमीशन वाली हुकूमत करार देने पर शदीद तनकीद की जा रही है। हाल ही में मुअत्तल किए जाने के बाद जुमेरात को दिल का दौरा पड़ने से फौत होने वाले पुलिस इंस्पेक्टर HN नंदीश के अहल खाना से मुलाकात के दौरान वजीर MTB नागराजू के तबसरे कर्नाटक में सनसनी बन गए। नागराजू का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर इंस्पेक्टर की पोस्टिंग के लिए 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत दी जाए तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा। वजीर नागराजू के तबसरों पर अपोजिशन पार्टियों ने रद्द अमल जाहिर किया। बीजेपी हुकूमत की खुली बदउनवानी का इससे ज़्यादा सबूत और क्या होगा। JDS लीडर और साबिक CM HD कुमार स्वामी ने करप्शन की तहकीकात का मुतालबा किया। कुमार स्वामी ने कहा कि वजीर नागराजू का ऐलान इस बात का सबूत है कि हुकूमत रिश्वत ले रही है और नौकरियों में तकर्रुर कर रही है। कांग्रेस लीडर BK हरिप्रसाद ने नंदीश के मौत की तहकीकात का मुतालबा किया। JDS लीडर कुमार स्वामी ने ट्विटर पर रियासत की बीजेपी हुकूमत से कई सवालात किए। 70 से 80 लाख रुपए किसको अदा किए गए, वजीर आला, वजीर दाखिला और आला हुक्काम का हिस्सा कितना है। ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂದೀಶ್ ಅನ್ನೋನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ 70-80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಈ 70-80 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಯಾರು ಹೊಣೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. It is Home Minister who is responsible directly. ಪಾಪ ಅವನು ಅರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ನಾನು RSS ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. Is it not an offense? Has he got moral right to continue as a chief minister? Yes, no moral right to continue as a chief minister. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. Immediately the chief minister and the home minister should resign. They have no moral right.
दुनिया भर में बहुत से लोग मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई दम तोड़ रही है। इस मौजू पर भारत में किए गए एक सर्वे में अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं। IPSOS के एक सर्वे से बात सामने आई है कि उस वक्त हिंदुस्तानी शहरी बेरोजगारी है, बदउनवानी और महंगाई से परेशान हैं। IPSOS सर्वे व्हाट वरीज द वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 2 हिंदुस्तानी महंगाई से परेशान हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई दुनिया भर के शहरों के लिए बाअस तशवीश है। इसने कहा कि पिछले महीने में इसमें 2% इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर गुर्बत, समाजी अदम मसावत, बेरोजगारी, पुरतशद्दुद जराइम, माली और सियासी बदउनवानियों के मसाइल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ताहम जबकि 76% ने एतमाद जाहिर किया है कि हिंदुस्तान सही सिमत में आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब इस फहरिस्त में सर फहरिस्त है। 93% ने कहा कि सऊदी अरब भी दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। सर्वे के नताइज पर बात करते हुए IPSOS CEO अमित अडारकर ने कहा कि कोरोना वबा के असरात के साथ साथ हिंदुस्तान जैसे बाज़ारों में आलमी मंडी देखी जा रही है। इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि इससे मुलाजिमतें मुतासिर हो रही हैं और करप्शन और जराइम में इजाफा हो रहा है। दरअसल IPSOS ने यह सर्वे सितंबर और अक्टूबर के दरमियान ऑनलाइन पैनल सिस्टम के ज़रिए किया। व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे ममालिक के अहम तरीन समाजी और सियासी मसाइल पर राय आमा इकट्ठा करता है। शोबे शहरी तरक्याती हैदराबाद को एक तरक्की याफ्ता और आला रिहायशी शहर बनाने के लिए हुकूमत की पॉलिसियों के साथ नई बुनियाद डाल रहा है। ईंटों से बनी इमारतों का कल्चर जो अब तक गच्चीबावली, कोंडापुर और नानक नगर तक महदूद था, लेकिन अब तंग कमरों में रहने के बजाय तमाम सहूलतों के साथ कुशादा जगह, यहाँ तक कि अपार्टमेंट में भी आरामदा ज़िंदगी गुजारने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस पस मंज़र में शहर के वस्त में भी 40 मंजिला फलकबोस इमारतों का चलन बढ़ रहा है। एबिट्स में तामीर की जा रही ऊंची इमारत की तरह हुसैन सागर के इर्द गिर्द बहुत बड़ी इमारतें जल्द ही तामीर होने वाली हैं। वो हुजूम जिसने कभी चांद मीनार को घेर लिया था, इतना अब ये सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर फैल चुका है। इस पस मंज़र में मरकज़ी शहर में आबादी, अवाम, तालीमी, कारोबारी, रोज़गार और सकाफती मौक़े के पेश नज़र मज़ाफ़ाती इलाक़ों में मुंतक़िल होने से गुरेज़ करती है, तो दूसरी जानिब बदले हुए हालात और ज़ौक़ के मुताबिक रिहायशी इलाक़ों को मज़ीद वस्त देने का मनसूबा है। इसीलिए हैदराबाद के तामीराती शोबे ने ऐसे लोगों के लिए अपना रुझान बदल लिया है। मज़ाफ़ाती इलाक़ों में बड़ी इमारतें नहीं, इसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा प्लाटों को जॉइंट करके बड़ी इमारतों के लिए दरख्वास्तें देने वाले बिल्डर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। हाल ही में हुसैन सागर के आसपास एबिट्स की तरह 40 मंजिला जैसी बड़ी इमारतें बन रही हैं। ये दुरुस्त है कि माजी में शहर में इस वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक जो इमारतें बनी थी वो आज के ज़रूरियात और ज़ौक़ के मुताबिक नहीं हैं। ख़ास तौर पर कारोबारी बरादरी सिर्फ सरमायाकारी के लिए मज़ाफ़ाती इलाक़ों में ज़मीन की तरफ देख रही हैं, क्योंकि इनकी तमाम कारोबार यहाँ हैं, लेकिन रिहाइश के लिए वहाँ जाने से क़ासिर हैं। मिसाल के तौर पर एबिट्स और खैरताबाद के हलकों में बहुत से कारोबारी यूनिट हैं। इनमें से अक्सर शुमाल से यहाँ आकर आबाद हुए। इन्हें यहाँ रहना चाहिए क्योंकि वो सब यहाँ हैं। न सिर्फ कारोबार के लिए चंद दहाइयों से भी कम अरसे कबल बनाए गए मकानात मौजूदा ज़ौक़ के मुताबिक नहीं हैं। चूँकि ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं, वो कुशादा मकानात में रहना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए है कि कुछ तामीराती कंपनियों ने बुनियादी शहर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। माजी के ढांचे होते हुए भी ख़रीदे जा रहे हैं। 2 से 3 हज़ार मुरब्बा गज़ के प्लाट ख़रीदे जा रहे हैं। 2020 से अब तक मरकज़ी शहर में बड़ी इमारतों की तामीर के लिए 36 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 18 मीटर से ऊपर 12 फलकबोस इमारतें हैं। मैकानशी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 40 मंजिला इमारत की तामीर का काम शुरू किया, जिसका नाम इलासिया है। दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा मांग के बायस तामीराती कंपनियां भी इस यकीन के साथ मज़ीद प्रोजेक्ट्स करने की तैयारी कर रही हैं कि इनकी सरमायाकारी जल्द फ़रोग़ पाएगी। बंजारा हिल्स के DAV पब्लिक स्कूल को CBSE बोर्ड से 1 ता 5वीं जमात तक की इजाज़त हासिल है। महकमे तालीम के अफसरान स्कूल इंतज़ामिया को लेकर गैर संजीदा है। बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़े के बाद हुकूमत की जानिब से स्कूल को फौरी बंद करने के फैसले के मुताबिक स्कूल के गेटों को ताले लगा दिए गए। कमिश्नर ऑफ एजुकेशन ने इस स्कूल के तलबा के 558 वालिदैन से राय ली। इनमें से 90% ने DAV स्कूल्स को दोबारा खोलने की अपील की। महकमे तालीम के अफसरान ने हुक्म दिया कि उन वालिदैन की फ़ीस वापस कर दी जाए। अपने बच्चों को दूसरे इलाक़ों में वाक़े DAV स्कूल्स और आसपास के इलाक़ों के CBSE स्कूलों में मुंतकिल करना चाहते हैं। महकमे के अफसरान वालिदैन के राय के बाद तैयार करदा रिपोर्ट हुकूमत को भेजेंगे। महकमे तालीम के हुक्काम का कहना है कि हुकूमत के फैसले के मुताबिक स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोड नंबर 14 DAV పబ్లిక్ స్కూల్లో ఏదో జరిగిన సంఘటన చాలా విచారకరమైనది. అందులో ఒక 4.5 ఏళ్ల పాప పైన ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ డ్రైవరు అఘాయిత్యం చేశాడని కంప్లైంట్ వస్తే
బంజారాస్ ఇన్స్పెక్టరు నరేందర్ గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్య సిబ్బందితో హుటాహుటిన అక్కడికి వెళ్ళి విచారణ చేపట్టారు. దానికి రెస్పాన్సిబుల్ అయిన డ్రైవర్ను ఇమ్మీడియట్గా అదుపులో తీసుకొని 376 పోక్సా కేసు కింద కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. ఈ పోక్సా కింద మీకు తెలుసు 20 సంవత్సరాల శిక్ష మరియు డెత్ కూడా ఉంటుంది. అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశాము. స్కూల్ ఇన్ఛార్జ్ పైన కూడా అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఆమెను కూడా వాళ్ళపై మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. कांग्रेस अहद हुकूमत में महकमे अखिलती बहबूद के एक शोबे को अलॉट की गई ज़मीनात को कब्जे माफिया हुकूमत के अहदेदारों के साथ खरीदो फरोख्त के कारोबार में मसरूफ़ है। वाज़ेह रहे कि औक़ाफ़ के 100 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट में शामिल कर ली गई है। हुकूमत ने महकमे अखिलती बहबूद को सिर्फ 50 एकड़ ज़मीन ही अलॉट की थी। मज़कूरा ज़मीन को हुकूमत की जानिब से जंगला और फसील न लगाने के सबब कब्जा माफिया हुकूमत अहदेदारों के ताउन से खरीदो फरोख्त कर रहा है। सर्वे नंबरों के हिसाब से पहाड़ियों को चपटा करके फ़रोख्त किया जा रहा है। अखिलियतों को दी गई 50 एकड़ अराजी पर पहले ही गैर कानूनी तामीरात की जा चुकी हैं, जिनकी कीमत 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 2007 में उस वक्त के वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने कुतुबुल्लाहपुर हल्के के तहत सर्वे नंबर 307 में 317 एकड़ सरकारी अराजी में से 49.2 एकड़ से ज़्यादा अलॉट करने का हुक्म जारी किया, लेकिन अखिलती बहबूद ने इस जगह पर कोई बाड़ नहीं लगाई, जिस पर खाविजीन का राज हो चुका है और वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को पिघलाकर प्लॉट बनाकर फ़रोख्त करके पैसे कमा रहे हैं। रेवेन्यू हुकाम के सर्वे से इन हक़ाइक़ का सामना इंकशाफ हुआ है। सर्वे नंबर 307 खाविजीन ने सरकारी अराजी के इर्द गिर्द सर्वे का नक्शा अपने हक़ में तब्दील कर दिया है। सर्वे नंबर 325 और 326 के आगे एक पहाड़ी थी, अब ये गायब हो चुकी है। इसके पीछे मास्टरमाइंड और मरकज़ी किरदार कौन है, इसका पता लगाना मुश्किल है। सरकारी सर्वे नंबर से मुतसिल इस पहाड़ी के गायब होने के बाद एक मंडल रेवेन्यू सर्वे अफसर ने देखा कि तजावुज़ात करने वालों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। मजमूई तौर पर तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन को प्लाट में शामिल किया गया और बगैर किसी इजाज़तनामे कमरे बनाए गए और खाली छोड़ दिए गए। रेवेन्यू, म्यूनसिपल, टाउन प्लानिंग और SFC हुक्काम कहीं भी बगैर इजाज़त के तामीरात गिराने के ज़िम्मेदार हैं, वो भी तमाशाई है। इस जगह के हवाले से हाई कोर्ट में एक मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा है। भारत जोड़ो यात्रा से मुल्की अवाम के दिल जुड़ रहे हैं। कांग्रेस कायदीन ही नहीं, वर्कर्स के अलावा मुकामी अवाम की कसी तादाद हो रही है शिरकत। भारत जोड़ो यात्रा आज तेलंगाना में 5वें दिन शुरू हुई। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बड़े जोशो खरोश से शुरू हुई। आज भारत जोड़ो यात्रा की खुसूसियत ये थी कि आज इतवार की वजह से बच्चे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए और राहुल गांधी ने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। आज भी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो कांग्रेस कायदीन, वर्कर्स के साथ साथ अवाम ने भी बड़ी जोशो खरोश से हिस्सा लिया और भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा दिख रहा है कि अवाम बड़े जोशो खरोश से हिस्सा ले रही है। कर्नाटक से तेलंगाना तक जितने भी दिन यात्रा चली, सरों का समंदर चल रहा था। भारत जोड़ो यात्रा से दूसरी पार्टियों की हालत ख़राब नज़र आ रही है और वह भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करने से भी गुरेज कर रहे हैं।
चांदनार पुलिस स्टेशन हदूद में एक खातून ने सेल्फी वीडियो बनाकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक हुसैना बेगम नामी खातून ने 2021 में उबैद अहमद नामी शख्स से शादी की थी, जो इलाका याकुतपुरे का रहने वाला है। बताया जाता है कि उबैद अहमद उर्फ एहतशाम पहले ही से शादीशुदा था, जिसने औलाद ना होने के सबब दूसरी शादी की थी। पहली बीवी के वालदा हाई कोर्ट में आला अहदेदार बताई जाती हैं, जिनके दबाव में आकर चारमीनार पुलिस स्टेशन के हुक्काम ने हुस्ना बेगम और उनके अफराद खानदान पर झूठे केस दर्ज किए और उन्हें मुसलसिल हरासा कर रहे थे। हुस्ना बेगम ने दिल बर्दाश्त होकर कसीर तादाद में नामालूम गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे फौरी दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। खातून ने इक़दाम खुदकुशी से क़ब्ल सेल्फी के जरिए अपनी वीडियो में तफसीलात बताई। इजाज़त, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।